पीसीओज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल क्यों है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम के अंदर बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उसके अंदर चाहिए होती है। अब उसके अंदर एक एक्शन दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, एक हार्मोन का ऊपर या नीचे हो जाना दूसरे हार्मोन को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि एक सिम्टम को आप मैनेज कर लें या एक चीज़ शॉर्ट टर्म में कंट्रोल करें, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और कॉम्प्लेक्सली इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को दूसरी तीसरे को पहली चौथे और पांचवें को अफेक्ट कर रही होती है। और इसमें ज़ाहिर है लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना पड़ता है, जो बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल पेश आती है। कोई ऐसी चीज़ जो हम बचपन से कर रहे होते हैं या हमारे पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, उसे अच्छा समझ रहे होते हैं, जब हमें बताया जाता है कि इससे रुकना है या ये नुकसान पहुंचा रही है, फॉर एग्जांपल मिल्क का जैसे बताया जाता है कि अगर ये एंड्रोजेनिक है, मिल्क के अंदर कई हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि मिल्क जिस भी जानवर का मिल्क पीते हैं तो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद वो जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें बहुत से हार्मोन्स हैं उस जानवर के, जो उसके खून में थे, उसके दूध में आ रहे थे। तो अब अगर एज अ ह्यूमन उसको आप कंज्यूम करते हैं, वो हार्मोन आपके अंदर भी चले जाते हैं। अब बॉडी के अंदर हार्मोनल एक बैलेंस का फीडबैक सिस्टम होता है कि हार्मोन का लेवल कितना होगा तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। वो किसी दूसरे को अफेक्ट करता है और किसी दूसरे की प्रोडक्शन को बढ़ाता है या रोकता है। मसलन जब एंड्रोजन्स बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे और अब दूध एंड्रोजेनिक है, यानी ओवरी से मेल हार्मोन्स को पैदा करवाता है, टेस्टोस्टेरोन को पैदा कराता है, उसमें अपने भी हार्मोन हैं और वो फर्दर एंड्रोजेनिक है। तो ये जो मेल हार्मोन बढ़ेंगे उस एक्शन के नतीजे में, उस डाइट के नतीजे में, तो वो यहाँ फेशियल हेयर की ग्रोथ करेंगे, वो सर के बाल गिराएंगे, जैसे मेल पैटर्न होता है यहाँ बाल गिरने का, वो एक्नी करेंगे, वो ट्रंकल या सेंट्रल ओबेसिटी कर सकते हैं और इसी तरह वो मुख्तलिफ तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कर देंगे, जो मंथली या वीकली साइकिल्स कुछ चल रहे होते हैं, कुछ किस हार्मोन ने किस वीक में ऊपर जाना है, किस वीक में नीचे जाना है, तो वो सारे डिसरप्ट हो जाते हैं। फिर इसके साथ डाइट का इंसुलिन के हवाले से इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब हाई इंसुलिन लेवल्स होते हैं तो वो भी ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं। इसी तरह हाई इंसुलिन लेवल ओवरीज से एंड्रोजन यानी मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट कराने का बाइस बनता है। फिर हाई इंसुलिन लेवल्स का आपके मूड, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के साथ गहरा रिलेशन है, क्योंकि जो इंसुलिन की सिक्रीशन है, पैनक्रियाज जो स्टमक के नीचे की तरफ पड़ा होता है, जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली जो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं, शुगर्स, मीठी चीज़ें हैं, बेकरी और प्रोसेस्ड फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उनमें ख़ास तौर पे मैदे वाली बनी हुई चीज़ें, तो इंसुलिन सिक्रीट होती है पैनक्रियाज से और इस स्टेप में वहाँ पे सेरोटोनिन हार्मोन जो बेसिकली ब्रेन का मेन हार्मोन है, जो डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर्स में भी कम हो जाया करता है, तो वो उसको सेरोटोराइलेशन कहते हैं। यानी कि सेरोटोराइलेशन वो प्रोसेस है जिससे इनिशियल रिस्पॉन्स आता है इंसुलिन का, जब इंसुलिन फर्स्ट फेज में सिक्रीट होती है। तो उसके बनने के लिए ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड चाहिए होता है, जिसकी जो प्रोविजन है या जिसकी अवेलेबिलिटी वो इंसुलिन हार्मोन उसको अफेक्ट करता है, बल्कि इंसुलिन को बनने के लिए भी वो चाहिए और सेरोटोनिन को बनने के लिए भी चाहिए। पीसीओएस के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल ऊपर होता है और कुछ और हार्मोन्स भी अफेक्ट हुए होते हैं, और इसी तरह इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ वो अफेक्ट हुई होती है, बॉडी इमेज के हवाले से कंसर्न्स होते हैं, वेट गेन के हवाले से, फिर फेशियल हेयर या एक्नी या सर के ऊपर बालों के लॉस की वजह से कंसर्न्स होते हैं, फर्टिलिटी के इशू के हवाले से कंसर्न हो सकता है, इमोशनल ईटिंग हो सकती है, ओवर ईटिंग, स्पेशली फास्ट फूड या जंक फूड की। और बल्कि इसमें एक लिंक भी देखा गया है, जैसे बच्चियां जब तक घरों में वालिदैन के पास रह रही होती हैं, स्कूल में या अर्ली कॉलेज में, तो ये इतना इशू नहीं आता अगर उनकी डाइट ठीक है और लाइफ नॉर्मल चल रही है। तो जैसे ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तरफ या प्रोफेशनल एजुकेशन में वो जाती हैं, जहाँ पे वो खुद खाना मंगा रही हैं, ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स के ज़रिए से मंगा रही हैं, और इजी फूड एक्सेस है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो हॉस्टल में पहुंच गया, वो कॉलेज में पहुंच गया, और वहाँ पे उसी तरह का फास्ट फूड का कल्चर होता है, जंक फूड का कल्चर होता है। रात को अगर देर से सोने की आदत है, पहले नहीं थी, घर में अगर पेरेंट्स इंश्योर कर रहे थे टाइम पे सोएं, लेकिन जैसे ही हॉस्टल में गए एक आज़ादी आई तो वो रात को देर से सोना शुरू हो गया, तो स्लीप के हार्मोन्स और केमिकल्स भी डिसरप्ट हो गए, और उसकी वजह से जो पूरा वो कॉर्टिसोल का मैकेनिज्म है कि शाम को उसने कम होना है, सुबह में बढ़ना है,
मेलाटोनिन हार्मोन है जो स्लीप के साथ रिलेटेड है, जो शाम रात में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे साइकिल्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब ये एक दफ़ा इसका साइकिल शुरू हो जाता है तो ये इंटर रिलेटेड लूप है कि एक चीज़ दूसरे को, दूसरी पहले को, पहली सारों को अफेक्ट कर रही है और इस लूप में से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं, जो इवन इसकी अपीयरेंस है और जो इसकी कॉजेज़ हैं, वो पर्सनली बहुत वेरी करती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड हैं, एक इंडिविजुअल में और दूसरे इंडिविजुअल में डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकती हैं। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो सकती है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। उस इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस के रिजल्ट में जो रिस्पांस आता है बॉडी का, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, वो भी इन सारे फैक्टर्स को एग्रीवेट कर रहा होता है। कि मैनेजमेंट है उसमें भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। कोई ऐसी एक दवाई गोली, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके इस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर दे। इसमें सबसे बड़ा रोल आपने खुद प्ले करना है, अपनी स्लीप को रेगुलेट करके, अपनी डाइट को ठीक करके, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करके, स्ट्रेस रिडक्शन और स्ट्रेस कोपिंग की जो जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करके, और अगर इमोशनल या साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है तो वो जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है कि आपको आपकी परसेप्शन, आपके थॉट प्रोसेस, आपके बिहेवियर, उसको मॉडिफाई करने के लिए थेरेपीज और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। न्यूट्रिशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हैं आप वही बन जाते हैं। गाड़ी में जैसा पेट्रोल डालते हैं गाड़ी वैसा, अगर ख़राब पेट्रोल डालेंगे, उसमें कोई कंटेमिनेशन थी तो इंजन ख़राब हो जाता है। अगर आप ऐसी खुराक खाएंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है तो वो नुकसान आपको ज़रूर पहुंचेगा। ये नेचर का रूल है और ये चेंज नहीं होता। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड्स खानी है, यानी ऐसी खुराक जो आपके बॉडी में जाके जल्दी से ग्लूकोज लेवल्स को हाई कर देती है, उसको बिल्कुल नहीं खाना। ऐसी फूड खानी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे खाने हैं जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, साथ फाइबर होता है उनके, और वो आराम से आपके ग्लूकोज लेवल को हाई करते हैं ताकि साथ इंसुलिन का रिस्पांस भी मैच हो और वो उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि पीसीओएस के अंदर लेटर ऑन डायबिटीज़ का ख़तरा भी होता है कि जिन बच्चियों को यंग एज में ये होता है उनको बाद में जाके डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो लाइफस्टाइल की वजह से होती है, उसका ख़तरा भी ज़्यादा होता है। फूड में दो बड़े ग्रुप्स हैं, जो कुछ हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, यानी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में सोजिश, सोजन, डिजीज़ को कम करती हैं, और कुछ फूड्स हैं जो इन्फ्लेमेशन, सोजन, सोजिश को बढ़ाती हैं। अब वो जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं वो कहाँ बढ़ाती हैं उस इन्फ्लेमेशन को? पूरी बॉडी में, सर से लेके पाँव तक हर ऑर्गन अफेक्ट होता है। लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, ब्लड वेसल, नर्व्स, ओवरीज, हर ऑर्गन। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं जिनमें फ्री रेडिकल रिमूविंग या एंटीऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस जगह पे जाके असर करती हैं? वो भी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, सर से लेके पाँव तक, हर ऑर्गन को, लिवर को, किडनीज को, ब्रेन को, इंटेस्टाइन्स को, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, हर चीज़ को, हर जॉइंट को इवन। तो इसलिए शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड, जो भी फूड डब्बों के अंदर, टिन के अंदर आ रही है, जो पैक्ड है, जो आर्टिफिशियली मीठी है, जो बेकरी से मिल रही है, जो जिसमें मैदा यूज़ हुआ है, जिसमें ऑयल्स वगैरह यूज़ हुए हैं कुक करते हुए, तो सारे से एहतियात करनी पड़ती है। फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फैटी फिश, ओमेगा 3 रिच फूड जैसे चिया सीड्स और ऐसी चीज़ें, उनको यूज़ करने से ओवरऑल पूरी बॉडी को ही फ़ायदा होता है और उसमें ज़ाहिर है इसके सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी के जो सारे मेटाबॉलिक, बेसिकली मेटाबॉलिक पिक्चर बॉडी की थोड़ी थोड़ी ख़राब हुई होती है। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी को और उसके मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स चल रहे हैं उनको इन ऑर्डर करने में हेल्प करती हैं, और पूरी बॉडी आपकी वेल बीइंग, आपके गुड हार्मोन्स, उस सारे को एक्सरसाइज प्रमोट करती है। तो उसमें एक्सरसाइज ऐसी जो प्लान्ड हो, रेपिटेटिव हो, स्ट्रक्चर्ड हो, और उसका कोई आगे गोल या उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन हो कि आप क्या चाहते हैं या क्या चाहती हैं। और उसमें जाहिर है एरोबिक एक्सरसाइज एक तरीके के साथ, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, और उसके अलावा स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी जो पुशअप्स हैं, जो आपके बॉडी वेट को ही आप यूज़ करें अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए। और इसी तरह जिम के अंदर जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं वो सारी डंबल्स या वेट्स के साथ या मशीन्स पे जो आपके मसल्स को ट्रेन करती हैं। फिर वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट कंट्रोल और वेट लॉस के साथ भी लिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। किसी एक चीज़ को करने से थोड़ा सा फ़ायदा होगा, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करने से ओवरऑल बहुत सा फ़ायदा होगा। फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए गायनाकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना, और पीसीओएस के अंदर ही एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर हो जाया करता है, क्योंकि वो ये भी वही हार्मोन्स हैं जो लिंक्ड हैं। फिर जो इमोशनली आपकी वेल बीइंग है या साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है, कि अगर किसी यंग बच्ची के फेस पे हेयर होंगे
तो वो बुरा फील करेगी, या सर के बाल गिर रहे हैं तो बुरा फील होता है, या एक्नी है, या सेंट्रल या ट्रंकल ओबेसिटी है, वज़न बढ़ रहा है, तो उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट उनसे ओपिनियन लेना बहुत हेल्पफुल होता है। स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस रिडक्शन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और स्ट्रेस कोपिंग बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, तो उनकी गाइडेंस लेना, वो रेगुलरली करना। और एंड्रोजन को बढ़ाने वाली जो फूड्स हैं, जैसे शुरू में मैंने मिल्क की बात की, तो मिल्क जिस भी एनिमल का मिल्क आप पी रहे हैं तो उस फीमेल के जो भी ब्लड में हार्मोन्स थे वो आपके अंदर चले जाते हैं। जैसे अगर चाइल्ड बर्थ के बाद जाहिर है उस जानवर में वो हार्मोन्स मुख्तलिफ ऊपर नीचे थे तो वो सारे आपके अंदर जा रहे हैं। और फिर मिल्क की एक प्रॉपर्टी है कि ये एंड्रोजेनिक है, यानी फीमेल्स में मेल हार्मोन्स को पैदा करवाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स इवन जो लस्सी दही है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो बीमारी जिस चीज़ की वजह से हुई है, यानी जिस कंडीशन की वजह से वो ट्रिगर हुई है, जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं वो आप उसी तरह पूरे जारी रखें और आपकी डिजीज़ कंट्रोल हो जाए। ये नेचर का रूल नहीं है। तो उन ट्रिगर्स को रोकना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में वही होता है कि एक डिजीज़ जो आ रही है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जैसे ही आप उनके ट्रिगर यानी उनको जो प्रमोट कर रही हैं चीज़ें वो रोक देते हैं तो वो डिज़ीज़ ऑटो पे भी कंट्रोल हो सकती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ तो इलाज में हेल्प करती हैं, लेकिन जो कॉज है उस डिज़ीज़ की उसको मैनेज करना, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉज को नहीं रोकेंगे तो फिर डिज़ीज़ का, जैसे अगर एक टायर में पंक्चर है और आपने पंक्चर लगवाया लेकिन 2-3 और कील टायर के अंदर दोबारा लगा दिए तो वो फिर पंक्चर हो जाएंगे। तो जब तक टायर को कील मारना नहीं रोकेंगे, वो डिज़ीज़ या उसमें से हवा लीक होना, उस टायर का पंक्चर होना रुक नहीं सकता। तो कील का इलाज करना कि उसको कील ना लगे वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये बात पसंद आई है तो ये किसी और को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है। मेरा नाम डॉक्टर फारूक हसीब है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर इजीली एक्सेसिबल है क्लिनिक। आप पूरे केपी के पंजाब कहीं से भी सिग्नल फ्री यहाँ पे पहुँच सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको पहुँचती रहें और आप कुछ भी मिस ना कर दें। और अगर आप समझते हैं कि इससे किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर शेयर करें, तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप कोई ख़ास सिम्टम या कोई ख़ास इशू का शिकार हैं और उस बारे में मशवरा करना चाहते हैं, कमेंट में चीज़ पूछ सकते हैं और इसी तरह ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।